सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमेशा की तरह आज फिर हम फिजिक्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, साथ ही उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे। आज का हमारा सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपयोगी होगा जो स्टूडेंट आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, सेकेंड ग्रेड, एनबीएस, केबीएस और अदर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना समय को जाए किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स का एक प्रॉब्लम जिसको आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द लेफ्ट ब्लॉक ऑफ द मास m इन फिगर मूविंग विद ए वेलोसिटी v कोलाइड्स इनइलास्टिकली विद राइट ब्लॉक हैविंग द सेम मास m एंड स्टिक टू इट। बोल रहा है कि इधर लेफ्ट साइड में एक ब्लॉक है जिसका मास m है और वेलोसिटी v से वो मूव कर रहा है, और एक दूसरा ब्लॉक जो रेस्ट पे और स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और ये नेचुरल लेंथ पे, स्प्रिंग इस पे आपकी बेसिकली नेचुरल लेंथ है ना, सामने स्थिति में। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। पूछ रहा है कि ये जो सिस्टम बनेगा तो वो सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो देखो सिंपल हार्मोनिक, अब देखो एक चीज़ अपने को पता है कि इसमें अपना स्प्रिंग मास सिस्टम है, अभी ये नेचुरल लेंथ पे वो रखा है, इसका मतलब ये आपकी जो पोजीशन होगी इस क्वेश्चन में ये आपकी है मेन पोजीशन। देखो अलग किस तरीके से, अलग तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। अब देखो होगा क्या, ये लेफ्ट साइड जो ब्लॉक है ये वी रफ्तार से मूव कर रहा है, ये आगे की तरफ मूव करेगा, चलते चलते फिर आगे क्या होगा, इस ब्लॉक से कोलाइड होगा। क्योंकि अपने को बोल रखा है अपनी जो कोलिजन है वो कौन सी है, अप्रत्यास्थ है, इनइलास्टिक कोलिजन है, तो इसके आगे चिपक जाएगा। चिपकने के बाद क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक एसएचएम करेंगे, दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, एसएचएम, दोनों ब्लॉक चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद ये स्प्रिंग नहीं, ब्लॉक दोनों ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेंगे, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, फिर वापस इलोंगेशन होगा, कंप्रेशन होगा, इलोंगेशन होगा, ऐसे ये पार्टिकल मेन पोजीशन के अराउंड क्या करेंगे, एसएचएम करेंगे। अपने से पूछा है एम्पलीट्यूड, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड। अब देखो इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बाकी क्वेश्चन वही है। देखो क्वेश्चन को अपन कैसे देख सकते हैं, यहाँ ये इस क्वेश्चन में बेसिकली मेन पोजीशन है। अब दोनों ब्लॉक कोलिजन के बाद क्या होंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे, और स्प्रिंग में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तब सिस्टम की रफ्तार क्या हो जाएगी, जीरो। रफ्तार जीरो होने का मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। अब अपन जानते हैं कि कोई भी मीन पोजीशन होती है आपकी, मीन पोजीशन से एक्सट्रीमम पोजीशन, जहाँ पे पार्टिकल की रफ्तार क्या होती है, वेलोसिटी जीरो होती है। यहाँ पे तो अपन जानते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीमम पोजीशन पे वेलोसिटी होती है जीरो, और वेलोसिटी जहाँ जीरो होती है वो आपकी एक्सट्रीमम पोजीशन, और मीन पोजीशन और एक्सट्रीमम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को अपन बोलते हैं बेसिकली एम्पलीट्यूड। तो आपसे अल्टीमेटली मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग में अधिकतम संकोचन कितना होगा वो पूछा गया। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अधिकतम संकोचन निकालिए, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एम्पलीट्यूड निकालिए। तो अल्टीमेटली अपने को स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना। अब देखो एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरा देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, दूसरा इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पार्टिकल ये आया, इससे चिपक गया, चिपकने के बाद ये पार्टिकल, दोनों पार्टिकल मूव करेंगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन तक जाने में इनको कितना टाइम लगेगा। मतलब यहाँ से वी मैक्सिमम मेन पोजीशन से जहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया, जहाँ रफ्तार सिस्टम की जीरो हो गई, वहाँ आते आते इसको टाइम कितना लगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या लगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा प्रॉब्लम भी अपन डिस्कस करेंगे जिसमें टाइम पूछा गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखो ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा से जस्ट पहले एक एग्जाम हुआ था, आरपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर का, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। उस क्वेश्चन को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो क्वेश्चन भी बेसिकली यही था। देखो
क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मास m1 इज एट रेस्ट। देखो m1 आपको दे रखा है रेस्ट पे, ये तो रुका हुआ है क्योंकि स्प्रिंग से बंधा हुआ और रेस्ट पे वन ए फ्रिक्शनलेस ओरिजेंटल सरफेस, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई घर्षण नहीं है। कनेक्टेड टू ए वॉल बाय ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट आर दे रखा है एज शोन इन द फिगर। The second mass m2 moving to the right at velocity v0 collide with m1 and stick to it. How long will it take after the collision to reach the maximum compression condition of the spring? अगेन जो मैंने आपको पहले बताया वही पूछ रहे हैं कि ये इससे कोलिजन करेगा, पूर्णतः कम आपका जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इनलास्टिक होगा। अब बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम जो कंप्रेशन होगा वहाँ से यहाँ तक इसको टाइम कितना लगा वो आपसे पूछा गया। तो दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपसे मैक्सिमम कंप्रेशन या तो इसमें बेसिकली मैक्सिमम कंप्रेसर कितना टाइम लगा। अब देखो मैं जैसा कि आपको बता रहा था, ये क्वेश्चन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा से जस्ट पहले हुआ था और उसमें ये पूछा गया है मैक्सिमम कंप्रेसर तक जाने में लगा टाइम। और उसके ठीक बाद जस्ट महीने भर बाद एग्जाम हुआ था स्कूल लेक्चरर का, और स्कूल लेक्चरर में बेसिकली आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो वन बाय वन अपन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने की अप्रोच हमारी क्या रहनी चाहिए। देखो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। सबसे पहले ये ब्लॉक जो मूविंग ब्लॉक है वो रेस्ट ब्लॉक से कोलाइड हो रहा है। तो कोलिजन में अपन जनरली कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इलास्टिक इन इलास्टिक में, या तो अपन मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। कुछ कोलिजन में मोमेंटम कोलिजन में मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता ही है। कुछ कोलिजन ऐसे होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, जैसे इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन है चूंकि, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो होगी नहीं, मोमेंटम कंजर्व होगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के अपन क्या करेंगे, पहले सिस्टम की रफ्तार निकालेंगे मीन पोजीशन में, क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ से आके यहाँ के इस पे चिपक जाएगा। चिपकने के बाद सिस्टम की रफ्तार क्या होगी वो बेसिकली अपन निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन यूज करेंगे, बेसिकली ये दो स्टेप में होगा। पहले अपन मोमेंटम कंजर्वेशन निकालेंगे लगाएंगे, फिर देखो ये ब्लॉक इससे चिपक जाएगा, ये वाला ब्लॉक आके इससे चिपक जाएगा। चिपकने के बाद क्या अंदर ये दोनों ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेंगे और मैक्सिमम कंप्रेसर तक जाएंगे। अब देखो होगा क्या, यहाँ का दोनों ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी और यहाँ आते आते ब्लॉक क्या जाएगा रेस्ट पे, दोनों की रफ्तार हो जाएगी जीरो। यहाँ आते आते दोनों की रफ्तार क्या हो जाएगी बेसिकली जीरो। इसका मतलब पहले सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में जाके जीरो हो गई। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं तो वही है, वो बेसिकली स्प्रिंग में स्टोर हो जाती है। वो किस में स्टोर हो जाती है, बेसिकली स्प्रिंग में स्टोर हो जाती है। तो एक बार अपन मोमेंटम कंजर्वेशन निकालेंगे, कोलिजन जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन, और जब दोनों ब्लॉक चिपक जाएंगे उसके बाद अपन क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो सबसे पहले अपन यूज करेंगे इसमें लीनियर। ऐसे क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट यही रहता है हमेशा। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अपन करेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम देखो मास ऑफ द ब्लॉक इनटू वी प्लस दूसरा वाला ब्लॉक है वो रेस्ट पे जस्ट बिफोर कोलिजन इक्वल टू, फाइनली दोनों ब्लॉक चिपक जाते हैं तो दोनों ब्लॉक का मास सेम है तो 2m हो जाएगा इंटू रफ्तार मान लेते हैं वीडीएस। जस्ट आफ्टर कोलिजन अपन मान लेते हैं कि सिस्टम की रफ्तार हो गई बेसिकली वीडीएस। तो देखो यहाँ से अपन अगर वीडीएस देखेंगे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना वीडीएस जो आएगा वो आएगा v/2। ये बेसिकली सिस्टम की रफ्तार है जस्ट आफ्टर कोलिजन के जस्ट बाद। अब देखो अब अपना सिनेरियो कैसा बनेगा। अब अपने पास होगा बेसिकली ये अपना जैसे ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग भी ऐसे समझो ये 2 मास का पार्टिकल हो गया, 2m मास का पार्टिकल हो गया जिसकी रफ्तार है v/2 और ये इनिशियल सिचुएशन। अब क्या होगा, ये इधर v/2 गई और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, ये इनिशियल सिचुएशन हो गई। फाइनल होते होते क्या होगा, ये स्प्रिंग मास सिस्टम मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ जाएगा, अगेन 2m और यहाँ आते आते रफ्तार क्या हो जाएगी जीरो। अब देखो यहाँ पे ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ पे जीरो हो गई, वो सारी काइनेटिक एनर्जी जाएगी स्प्रिंग में। तो अपन बेसिकली यूज कर सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, क्या लिख सकते हैं, इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा चूंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो तो ग्रेविटेशनल तो आएगी नहीं, सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी में देखो चेंज कितना हो रहा है, यहाँ कितनी काइनेटिक एनर्जी थी ब्लॉक के पास, हाफ इंटू मास ऑफ द ब्लॉक 2m इंटू वी स्क्वायर। वी है v/2 तो स्क्वायर करेंगे तो जाएगा v²/4 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। इतना ही होगा क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी इतना था और यहाँ आती जीरो, तो चेंज इन ये हो गए। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ की होती है जीरो, और मैक्सिमम कंप्रेशन मान लेते हैं कि डी हुआ स्प्रिंग में, मैक्सिमम कंप्रेशन डी, तो अपन लिखेंगे हाफ के डी का स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने को बेसिकली डी निकालना है, तो डी स्क्वायर यहाँ से बनेगा बेसिकली एम बी स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर अपॉन 2k। तो यहाँ से देखो डी कितना आ जाएगा, डी को फर्दर सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी बेसिकली स्क्वायर रूट एम अपॉन 2k इंटू बी। ये हो गया आपका मैक्सिमम कंप्रेशन। अब मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अब अपन जानते हैं बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एम्पलीट्यूड क्या होता है बेसिकली मेन पोजीशन से एक्सट्रीमम पोजीशन तक की दूरी या डिस्टेंस इसको कहते हैं अपन। तो ये बेसिकली क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड। और यहाँ अपन देख सकते हैं ये आपकी मेन पोजीशन है सिस्टम की, और ये मैक्सिमम कंप्रेशन की, तो इसके जो डी आपका होगा वही क्या होगा एम्पलीट्यूड। तो इसी को अपन कह सकते हैं मैक्सिमम, ये आपका बेसिकली मैक्सिमम कंप्रेशन भी बोल सकते हैं इसको, मैक्सिमम कंप्रेशन, और इसी को हम बोल सकते हैं बेसिकली एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम सेम होगा, है ना। तो अब देख लेते हैं डी इक्वल टू एम अपॉन 2k। तो ये बेसिकली आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, एम अपॉन 2k इंटू बी, एम अपॉन 2k इंटू बी। तो आंसर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो ये प्रॉब्लम हो गया। अब देखो दूसरा, इसका दूसरा पार्ट, ये तो हो गया आपका मैक्सिमम कंप्रेशन। अब मेन पोजीशन से मैक्सिमम कंप्रेशन तक टाइम कितना लगेगा, तो जो अभी अपन देखते हैं वो वाला प्रॉब्लम जो बेसिकली आरपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर में पूछा गया था। अगेन देखो रेस्ट ऑफ थिंग तो सेम हो गई। इस क्वेश्चन के करने के दो तरीके हैं। देखो एक तरीका तो क्या है कि चूंकि अपने को मैक्सिमम कंपैरिजन तो अभी अपन निकाल सकते हैं, वो तो है ही है। साथ ही साथ देखो मैक्सिमम कंपैरिजन के साथ ही साथ देखो अगेन रेस्ट ऑफ थिंग तो सारी सेम होंगी, क्योंकि देखो पार्टिकल इससे कोलाइड होगा तो पहले अपन लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के सिस्टम की वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर अगेन कंप्रेशन निकालना चाहिए तो डी निकाल सकते हैं। तो अब देखो एक तरीका तो क्या है, अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वो क्या कहता है बेसिकली, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसको देख सकते हैं एम नेट। अब देखो पहले पार्टिकल m2 मूव कर रहा है v0 रफ्तार से, और m1 रेस्ट पे। आफ्टर कोलिजन दोनों की रफ्तार कितनी हो जाएगी, जैसे अपन पहले निकाला तो v0 है, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, वही मोमेंटम कंजर्वेशन निकाल दी जैसे अपन पहले सोल्व किया था। तो कितना आ जाएगा बेसिकली, ये होगा वीडीएस अगर नाम दे तो मास हो जाएगा m2 v0 अपॉन m1 प्लस m, ये होगा कोलिजन के बाद रफ्तार। अब देखो अपन क्या करेंगे सोल्व करने का तरीका, फिर एक इसका शॉर्ट मेथड भी देखेंगे अपन करने का तरीका क्या है। पहले देखो क्या होगा, ये अपना सिस्टम ऐसे जुड़ा होगा, ये दोनों ब्लॉक 2m। अब देखो और ये इधर मूव कर रहा होगा वी से। अब अपने से पूछा कि मैक्सिमम कंप्रेशन तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगेगा। अब अपन जानते हैं जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तो रफ्तार कितनी हो जाएगी
जीरो। मैक्सिमम कंप्रेशन पे आते आते जैसे मान लो कि फाइनली ब्लॉक यहाँ पे आ गया, मूव करते करते मैक्सिमम कंप्रेशन 2m यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ आते आते रफ्तार कितनी हो जाएगी, जीरो। और ये मान लेते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन डी। तो देखो एक मेथड तो क्या है, अब चूंकि ये ब्लॉक हो गया, स्प्रिंग हो गया, अब आगे की तरफ मूव करेगा तो स्प्रिंग इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा और धीरे धीरे आपका सिस्टम डी एक्सलरेट होगा, और डी एक्सलरेट होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जिसकी रफ्तार जीरो हो जाएगी। तो अपन एक तो यूज कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम वी। अब जो एफ नेट कितना लगेगा, यहाँ पे एफ नेट जो कि स्प्रिंग में प्रेजेंट है, तो फोर्स लगाने कौन लगाएगा, स्प्रिंग लगाएगा। स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, माइनस के एक्स। तो अपन यहाँ से यूज कर सकते हैं माइनस के एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। अच्छा इसको लिख सकते हैं एम, मास इंटू एक्सलरेशन को लिख सकते हैं वी डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो अपन क्या आएगा, बेसिकली याद आएगा माइनस टाइम के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एम वी डी वी। अब देखो अपने को पता है कि जब इनिशियली रफ्तार कितनी थी, वी डेस, तब अक्स कितना था, जीरो, मेन पोजीशन थी। और जब रफ्तार कितनी हो जाएगी आपको, मान लो किसी समय टी पर ब्लॉक की रफ्तार थी वी मान लेते हैं, तो उस टाइम पे स्प्रिंग में कंप्रेशन मान लेते हैं एक्स। तो यहाँ से जब इसको अपन फर्दर सोल्व करेंगे तो वी और एक्स में एक रिलेशन आएगा, आपका आएगा वी इन टर्म ऑफ बेसिकली वी और एक्स में एक रिलेशन आएगा, वी और एक्स में एक वी ए फंक्शन ऑफ एक्स आएगा। फिर अपन वी को क्या लिख सकते हैं, बेसिकली वी को लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो वी वी को लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, वी को लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, और इधर आपका क्या आएगा, टी की टर्म में होगा, अक्स का फंक्शन है, ये अक्स का फंक्शन होगा, सॉरी ये आपका इधर क्या होगा, अक्स का फंक्शन होगा, यहाँ पे आपका होगा अक्स। अब क्या होगा, बेसिकली यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसको फर्दर अपन सोल्व करेंगे तो फिर अक्स और टी में रिलेशन आ जाएगा, अक्स और टी में निकालेंगे तो फिर अपन इसको आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। और इस मेथड से अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दो इक्वेशन बनेगी, सोल्व करेंगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पर इसको अपन एक दूसरे तरीके भी सोच सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोल्व करने का तरीका भी दूसरा ही है। इस वाले मेथड से आप सोल्व करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, और सोल्व करना न करना बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम इतना ले जाएगा, और हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो जाए। अपन इसके दूसरे मेथड पे जाएंगे जो बहुत ही आसान है, बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। देखो दूसरे मेथड से अपन ट्राई करते हैं। दूसरा मेथड देखो क्या कहता है, दूसरा मेथड कहता है बेसिकली, दूसरे मेथड में अपने को कॉन्सेप्ट यूज करना है, कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम कंप्रेशन भी अपने को निकालने की जरूरत नहीं है। अपन जानते हैं देखो ये सिस्टम यहाँ से यहाँ तक आएगा और दोनों ब्लॉक चिपक जाएंगे, तो ये M1 और यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे इससे चिपक गया तो M2 आ गया इसके साथ, M1 और M2 आ गया, ठीक है। अब ये है सिस्टम की मेन पोजीशन, ये सिस्टम आपकी क्या है, मेन पोजीशन। और यहाँ आते आते ये सिस्टम की होगी आपकी एक्सट्रीमम पोजीशन, एक्सट्रीमम पोजीशन है ना, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं अपन, ये मैक्सिमम कंप्रेशन की पोजीशन है। अब देखो अपन जानते हैं जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, जैसे मान लो कि आपकी मेन पोजीशन, ये इधर एक्सट्रीमम पोजीशन होती है, ये इधर एक्सट्रीमम पोजीशन, इधर मान लो जैसे प्लस ए, इधर माइनस है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, या नेगेटिव डायरेक्शन में। अब देखो अपन जानते हैं जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, जैसे मान लो पार्टिकल स्टार्ट हुआ मेन पोजीशन से, तो पार्टिकल मेन पोजीशन स्टार्ट होगा, एक्सट्रीमम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस मेन पोजीशन पे आएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा, फिर अगेन मेन पोजीशन पे आएगा। यहाँ आते आते पार्टिकल का एक साइकिल कंप्लीट होगा, मतलब एक चक्कर पूरा, एक जो जिसको अपन बोलते हैं वो एक ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उस टी को अपन बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जिसको अपन टी से नोट करते हैं। और टाइम पीरियड क्या होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम को अपन जानते हैं टी इक्वल टू होता है 2 पाई मास इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ये अपन टाइम पीरियड जानते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। अब देखो ये टाइम पीरियड होगा स्प्रिंग मास सिस्टम का। अब देखो अपने को निकालना है पार्टिकल मीन पोजीशन से कहाँ तक जा रहा है, एक्सट्रीमम पोजीशन तक जा रहा है। अब अपन एक ये भी बात जानते हैं कि टोटल टाइम टी पीरियड टी है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीमम पोजीशन जाने में लगेगा टाइम T/4, फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा टाइम T/4, फिर मेन पोजीशन से नेगेटिव में जाने में लगेगा T/4,
फिर नेगेटिव से यहाँ वापस मीन पोजीशन में आने में लगेगा टाइम t/4, और टोटल देखते हैं तो अपन हो जाता है t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, टोटल हो जाएगा t। इट मीन्स पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा टाइम पीरियड का 1/4 टाइम। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम कंप्रेशन पोजीशन। तो कितना लगेगा आपका t इज इक्वल टू होगा t/4। अब देखो t/4 मतलब यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा π/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो π/2 इंटू m इंटू अपॉन k। अब देखो अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, दोनों ब्लॉक चिपक जाएंगे तो मास ऑफ द सिस्टम तो कितना m1 प्लस m2। तो अपने वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा π/2 इंटू मास हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन में दे रखा अपने को r, तो हो जाएगा r। तो ये अपना हो जाएगा आंसर, t इज इक्वल टू इतना टाइम लगेगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन अपना मैच हो रहा है। t इज इक्वल टू π/2, देखो ये π/2 ये के ऑप्शन में आ रहा है m1 m2, तो सेकंड आंसर पे सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये सेकंड ऑप्शन। अब देखो इस क्वेश्चन में ये बाकी सारी चीज़ें कंफ्यूजन के लिए दी गई थी। अगर एक आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं तो आपको ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि ये क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच से ना करके किससे करना है, सेकंड अप्रोच से। फर्स्ट अप्रोच से करोगे तो आप फंस जाओगे और इतना आसान भी होने वाला नहीं है, कैलकुलेशन लेंथी होगी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस मेथड से करना वैसे भी बेवकूफ़ी होता है क्योंकि इतना अपने पास टाइम होता नहीं है। तो सेकंड वाला मेथड आसान मेथड एकदम बिल्कुल, और बिल्कुल नए के बराबर कैलकुलेशन। अपने को सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, और टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन में अपन स्प्रिंग मास सिस्टम का जानते हैं। तो ये थी दो प्रॉब्लम, जो एक तो थी आपकी बेसिकली मैक्सिमम कंप्रेशन की और एक थी टाइम से रिलेटेड। अब देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यही दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब और क्या घुमाएगा, आरपीएससी ने दोनों प्रॉब्लम पूछ ली। अब देखो और नया क्या पूछ सकते हैं, नया ये कर सकते हैं कि इन्हीं प्रॉब्लम को आप इंक्लाइन प्लेन पे लेंगे। वो अभी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, फिर क्या लेंगे इंक्लाइन प्लेन पे। तो इंक्लाइन प्लेन की दो प्रॉब्लम वो आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। इंक्लाइन प्लेन पे देखो दो प्रॉब्लम आपके पास। एक तो देखो वही क्वेश्चन, इस बार क्या है, एक स्प्रिंग लगा है आपके पास थीटा एंगल पे, इंक्लाइंड एक आपका ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर एक स्प्रिंग लगा है, और एक m मास का पार्टिकल जो कि स्प्रिंग की मेन पोजीशन से h हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसको यहाँ से रिलीज कर दिया, रिलीज किया यहाँ से रिलीज किया। तो और अगेन आपको क्या करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, लेट मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज डी। डी दे रखा अपन डी मान लेंगे, और पूछा कि मैक्सिमम कंप्रेशन। तो एक तो आपके लिए प्रॉब्लम छोड़ के जा रहे हैं, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन लगाना है, निकालना है। अगेन आपको वही करना है, सबसे पहले क्या करना है, हाँ यहाँ पे चूंकि ब्लॉक एक ही है, यह आएगा ब्लॉक और इसके चिपके हुए ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा यहाँ के, फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, दबाएगा। अब आपसे वही पूछा कि कितना स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, वो पूछा है। तो यहाँ पे तो आपको सीधा सिंपल क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक तो ये पूछा जा सकता है आपसे इंक्लाइन प्लेन पे, दूसरी प्रॉब्लम क्या पूछी जा सकती है, अगेन वो इंक्लाइन प्लेन मैक्सिमम कंप्रेशन पर। इस बार क्या कर दिया, एक ब्लॉक जो रेस्ट पे रखा है स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, एक ब्लॉक जो रेस्ट पे रखा हुआ स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ब्लॉक जो कि टॉप पे रखा है इस वेज के या इस प्लेन इंक्लाइन प्लेन के टॉप पे रखा हुआ है, और अगेन इसको भी यहाँ से रिलीज किया है, इसको भी यहाँ से क्या किया है, रिलीज किया है। और वो भी देखो यहाँ से जो इस बार ध्यान रखना, पर एक चीज़ खास याद रखना, यहाँ पे तो क्या था, कोई ब्लॉक जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी। पर इस वाले केस में स्प्रिंग इस बार नेचुरल लेंथ पे नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ये ब्लॉक मास है तो ग्रेविटी की वजह से फोर्स mg नीचे की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से इधर mg एक कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा, जिसकी वजह से स्प्रिंग क्या हो जाएगी, थोड़ा कंप्रेस पहले ही हो जाएगी। तो ये इस बार बेसिकली स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ नहीं है, पहले स्प्रिंग का क्या था, नेचुरल लेंथ। इस बार ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ नहीं होगा, पर जो भी है, जहाँ पे ब्लॉक की एट प्रेजेंट पोजीशन दे रखी है उससे कितनी हाइट पे रखा है ब्लॉक, h हाइट पे रखा हुआ है। अगेन स्प्रिंग में पूछा गया मैक्सिमम
कंप्रेशन। तो अगेन आपको क्या करना है इस बार, अगेन और कोलिजन आपको दे रखा है, अगेन यहाँ पे कोलिजन जो आपको दोनों के बीच में क्या है, प्योर इनलास्टिक है ना, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। तो यहाँ पे भी अगेन आपको वही करना है। और ब्लॉक और जो आपके ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अब आपसे अगेन मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा था, आप वही पहले मोमेंटम कंजर्वेशन निकालेंगे, कंबाइंड सिस्टम हो जाएगा, फिर एनर्जी कंजर्वेशन निकाल के क्या कर देंगे, बेसिकली मैक्सिमम कंप्रेशन निकालेंगे। एक चीज और आप खास ध्यान रखेंगे, हिंट कर दे रहा हूँ मैं, पिछली बार क्या प्लेन हॉरिजॉन्टल था इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल नहीं था, पर इस बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी रोल आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। तो ये थी दो प्रॉब्लम, और इन दो प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, और दो प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ऐसी कोई प्रॉब्लम लेके आएंगे और उसके इर्द गिर्द जितने भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट होंगे उसको ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।